गाइस, इकोनॉमिक के चैप्टर नंबर 2 के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ, मॉड्यूल 2 के साथ स्टार्ट करती हूँ। पहला टॉपिक है अपना एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। उसका हम लोग इंट्रोडक्शन, सोर्सेस और फिर नाबार्ड, जो सबसे अहम पे क्वेश्चन यहाँ का नाबार्ड है, और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है। इंट्रोडक्शन, आखिर होता क्या है एग्रीकल्चर फाइनेंस, पहले वो जानना जरूर है। एग्रीकल्चर फाइनेंस इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट बेसिस इनपुट कंडक्टिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, मतलब सबसे बेसिक टर्म है एग्रीकल्चर फाइनेंस इस टाइम। इन इंडिया देयर इज अ immense need of the proper agriculture credit as Indian farmer are poor. इंडियन फार्मर बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, इसलिए एग्रीकल्चर फाइनेंस की उनको बहुत ज़्यादा नीड है। क्रेडिट नीडेड टू बी प्रोवाइडेड टू रूरल एरिया बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूरल फैमिलीज लैक ऑफ सेविंग्स फाइनेंस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। ऐसा होता है कि जो रूरल एरिया में जो फैमिली रहती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा लैक होता है, उनको कमोडिटीज़ का बहुत ज़्यादा उनको लैक का देखना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा अगर फार्मिंग प्रॉपर नहीं हुई तो भी उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। सो वहाँ पे क्रेडिट नीड ज़्यादा होती है और जगहों की अपेक्षा, ठीक है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ क्रेडिट सिंस द वेरी बिगिन वेयर द मनी लेंडर। पहला प्राइमरी सोर्स क्या था? मनी लेंडर। सुना होगा ना, मूवीज़ में देखा होगा कि वहाँ पे मनी लेंडर्स रहते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा वो लोग पहले पैसा देते हैं, बाद में वो लोग ज़मीन हड़प लेते हैं जब वो पैसा चुका नहीं पाते, ऐसा देखा है ना। तो मनी लेंडर तब मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ मनी लेंडर जो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो था। मनी लेंडर बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते थे, मतलब परेशान करते थे लोगों को। फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच। गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच को अडॉप्ट किया, मतलब गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि लाइक जो मनी लेंडर से वो लोग पैसे ले रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, अब्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। फार्मर्स बहुत ज़्यादा फार्मिंग करना छोड़ रहे हैं जब उन्होंने देखा, और बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रही है फार्मिंग में, तो उन लोगों ने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच को अपनाया। वेयर लोन आर गिवन बाय द कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एक्सेट्रा टू प्रोवाइड द एडुकेट क्रेडिट टू चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या रहता है, एक और बेनिफिट रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से फार्मर लोन लेने की कैपेसिटी उनकी हो जाती है, और वो थोड़ा बर्डन कम हो जाता है फार्मर्स पे। और फार्मिंग ऐसा फील्ड है कि मतलब हमेशा एक साथ नहीं हो सकता, कभी उसमें लॉस होता है, कभी गेन होता है। लाइक एक टाइम अगर लॉस हो गया तो फार्मर रिस्क लेके अनदर टाइम के लिए क्रॉप्स वापस ख़रीद के उसका यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये स्टार्ट हुआ, जो कि स्मॉल, बिग और मीडियम दोनों टाइप के फार्मर्स के लिए काम करता है, ठीक है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, ठीक है। कितने टाइप से देखते हैं अकॉर्डिंग टू द टेनर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, 3 होता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, वो होता है 6 months टू 12 months और 1 year कह सकते हैं। लोन आर वो किस लिए लेते हैं? मैरिजेस, सोशल, कोई भी अगर इशू आया, उसके बाद फर्टिलाइज़र परचेस करने के लिए, सीड्स परचेस करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं, ठीक है। मीडियम टर्म लोन क्या होता है? लोन आर फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, 5 years के लिए लेते हैं, मतलब 5 years तक में मैं लोन पूरा ख़त्म कर दूंगा, ऐसा। लोन रिक्वायर्ड टू मेक अ इम्प्रूवमेंट ऑन द लैंड
बाइंग कल्टर, उसके बाद मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती है जो कि फार्मिंग के लिए यूज़ होता है, लैंड, उसके बाद कोई डिजिटल मशीन्स होती है ताकि आराम से फार्मिंग कर सके, उसके लिए मीडियम टर्म लोन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन आर फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल बाइंग द एडिशनल लैंड, ज़्यादा एडिशनल लैंड लेने के लिए, ट्रैक्टर लेने के लिए, परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड। अकॉर्डिंग टू द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है। पहला क्या है, प्रोडक्टिव पर्पस। पर्पस होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट का क्या क्या इसके दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोडक्टिव पर्पस। प्रोडक्टिव पर्पस में क्या होता है, इट इज़ इंक्लूडेड क्रेडिट विच डायरेक्टली अफेक्टेड टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। मतलब कि मैंने अगर एक ट्रैक्टर लिया, मैंने ये ट्रैक्टर लिया और ये मुझे एग्रीकल्चर के लिए काम आ रहा है, तो ये मेरा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए हो गया ना, ये मुझे काम आ रहा है, प्रोडक्टिव पर्पस है। इसको मैं चलाऊंगी तो मेरा इसमें फार्मिंग का वो बढ़ेगा, मेरे को पैसा अच्छा खासा आएगा, है कि नहीं। पेमेंट ऑफ वेजेस और परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन द लैंड एक्सेट्रास। रीपेमेंट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बिकॉज देयर प्रोसेस फॉर देयर बिन यूज टू रीपेमेंट। ये काम करेगा और मैं अपना सारा जो भी मैंने कर्जा लिया वो मैं आराम से रीपेमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, प्रोडक्टिव पर्पस, ठीक है। कि कौन कौन से पर्पस है, प्रोडक्टिव पर्पस। सेकंड देखते हैं, कंजप्शन पर्पस। फार्मर आर ऑफ्टन टू रिक्वायर्ड लोन फॉर द कंजप्शन पर्पस। मतलब कभी कभी ऐसा होता है फार्मर के पास इतना भी पैसे नहीं होते कि वो लोग कंजप्शन, अपने खर्चा, अपने नीड को पूरा करने के लिए भी उनको लोन लेना पड़ता है, ठीक है। फार्मर आर ऑफ्टन टू बोरोइंग फ्रॉम द मनी लेंडर फॉर दिस पर्पस। तो क्या करना पड़ता है उनको, मनी लेंडर से बोरो करना पड़ता था पैसा, ताकि वो अपना कंजप्शन भी प्रॉपर तरीके से चला सके। किसी बार अगर फार्मिंग अच्छी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, इस टाइम तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो फार्मर के पास इतने भी पैसे नहीं बचते कि वो उसको कंजप्शन में भी उसको इशू आ गया, तो वो कौन सा लोन लेता है, कंजप्शन लोन। सी कौन सा, अनप्रोडक्टिव लोन, अनप्रोडक्टिव पर्पस। मतलब ऐसा है कि मैं लोन ले रही हूँ, जैसे लोन टैग फॉर लिटिगेशन, मैरिज, बर्थ, डेथ। मतलब ऐसा कोई भी लोन जो एक बार कर दिया, पैसा फंस गया, बट उधर से ऐसा कुछ प्रोडक्टिव नहीं होने वाला कि पैसा वापस आए या फिर उससे ज़्यादा हम लोग अर्न कर सके, ठीक है। फार्मर्स टेक लोन्स फ्रॉम द महाजन्स फॉर दिस पर्पस। किससे लोन लेते थे, महाजन्स से लोन लेते थे। अब देखो, एक सेकेंड, सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। कौन कौन से सोर्सेस है वो देखो। सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, सॉरी, उसके बाद अभी चलते हैं। देयर आर 2 बॉर्डर सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। पहला नॉन इंस्टीट्यूशनल, दूसरा इंस्टीट्यूशनल। ये एमपी क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, सो इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो सही रहेगा। और उसके पहले जो पढ़ा उस पर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, बट उतना ज़्यादा एमपी टॉपिक नहीं है, शॉर्ट नोट्स तो आ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो एक बार रीड करने में, इस बार का इकोनॉमी कैसा है कि मतलब अगर प्रॉपर रीड भी करते हैं ना तो समझ सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये अपनी लाइफ से जैसे जुड़ा हुआ है, ये कभी ना कभी सुना हुआ है, कभी देखा हुआ है ऐसा। और बहुत लोग तो फैमिली से, अगर वो फार्मिंग फैमिली से रिलेट करते हैं तो उनको इनके ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट नॉलेज होगा। सो तो अच्छे से अगर रीड भी करो, एक बार वीडियो देख लिया, समझ गए, क्लियर करके रीड करो और पीडीएफ प्रेफर करो, तो बहुत ज़्यादा आपको इजी रहेगा पढ़ने के लिए। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, इंस्टीट्यूशनल सोर्स 2 टाइप है, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल में पहला आता है मनी लेंडर। मनी लेंडर तो जानते ही हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, पहला प्रोफेशनल मनी लेंडर, दूसरा एग्रीकल्चरिस्ट मनी लेंडर।
69.7% of agriculture credit was supplied by the money lender 1951 to 1952. There are indicated to malpractices like मनी पॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो लोग माल प्रैक्टिसेस करते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा लूटते थे. क्या करते थे? बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जस्ट लाइक 20%. और बहुत बार तो हड़प लेते थे. उसमें 2 टाइप्स होते हैं. पहला होता है एग्रीकल्चरलिस्ट मनी लेंडर और प्रोफेशनल मनी लेंडर. कुछ तो चाहिए ना मटेरियल लिखने के लिए. सो ये एक बार पढ़ लेना, जो तुमको याद रहे उतना लिख देने का चलेगा. पर ये जो मेन हेडिंग है वो सही होगा तो चलता है. देखो इधर पे दिया हुआ है 1951 to 52 में कितना 69.7%. उसके बाद देखो 36.1%. उसके बाद 1981 में क्या किया 16.1%. फिर 2014 में क्या किया 3%. 2014 में देखो बहुत कम हो गया है, क्योंकि लोग अभी वो कर रहे हैं, मनी लेंडर से धीरे धीरे आगे जा रहे थे. उसके पहले 69% लोग मनी लेंडर से पैसे ब्याज लेते थे, क्योंकि नहीं था, ज़रूरी रहता था तो फिर लेना पड़ता था. ऐसा रीज़न था उसके लिए. ट्रेडर और कमीशन एजेंट, देयर गिव द लोन टू प्रोडक्टिव पर्पस before their maturity of the crop, then focus of the farming to sell their crop and at very low price and charge heavy commissions. इन लोग का क्या था, ये लोग जब तक अपना क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो जा रहा, अच्छे से बढ़ नहीं जा रहा है, तब तक वेट करते थे. उसके बाद जैसे वो क्रॉप हो गया तो उसको बहुत लो प्राइस में सेल करके और उस पर बहुत ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते थे. मतलब ख़रीदते थे बहुत ज़्यादा लो प्राइस में और हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते थे फार्मर से. 1951 में 5.5% था, 1962 में 8.8% था, 1996 में 5% था और 2014-15 में बहुत ज़्यादा लो हो गया 2.5%. ठीक है. 1961-62 में बहुत ज़्यादा था, देखो है ना. चलते हैं आगे. रिलेटिव्स, कुछ भी कभी ज़रूरत पड़ती तो लोग रिलेटिव से भी लेते हैं. तो क्या होता है, कलेक्टिव बोरोइंग फंड फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव्स इन द टाइम्स ऑफ देयर क्राइसिस बोथ इन कैश और काइंड. देयर इंफॉर्मेशन लोन इज कैरी ऑन नो इंटरेस्ट आर नॉर्मली रिटर्न आफ्टर. ऐसा होता था कि मतलब अपने रिलेटिव लोग से हम लोग ले लेते थे कर्जा, फिर बाद में जब मेरा क्रॉप हो जाएगा, जब मेरा फार्मिंग हो जाएगा, मुझे फिर उसमें प्रॉफिट हो जाएगा. फिर जब मेरे को प्रॉफिट होगा तो फिर मैं वो तुमको वैसे वापस दे दूँगा. बट यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता है. तो 14.2% लोग जो थे वो लेते थे सर रिलेटिव लोन 1951 में. 2014-15 में बहुत ज़्यादा कम हो गया, 1.5 सबसे ज़्यादा कम हो गया. ठीक है. अभी और कम हुआ हो शायद, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज क्राइसिस आया था इस टाइम पे. कोरोना क्राइसिस से अभी उबर ही रहे हम. मेरिट क्या है, मेन तो ये मेरिट और डीमेरिट तुमको लिखना है. मेरिट और डीमेरिट नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का लिखना ही है, एग्जाम में आएगा. ठीक है. जब अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो तुमको मेरिट डीमेरिट लिखना है. इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन, ये मेन पॉइंट है, ईजी टू ऑब्टेन लोन एज बोरोइंग एंड लेंडर आर नोन एज आइदर अदर. मतलब ईजी टू ऑब्टेन, आराम से ले सकते थे. उनको लेंडर को कुछ ज़्यादा देना नहीं पड़ता था ना, कि लाइक ये प्रूफ. अभी बैंक में लोन लेने जाओ तो बहुत सारे प्रूफ्स लगते हैं, ये लाओ और पिछला बार कितना इनकम हुआ था वो लाओ, इनकम सर्टिफिकेट लाओ, देन तुमको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं. तो पर मनी लेंडर इतना ज़्यादा वो नहीं करता था, कुछ लगता था बट बहुत ज़्यादा नहीं लगता था. तो इसलिए ईजी था लोन लेना. उसका सिंपल था प्रोसेसर, उसमें कोई भी मगजमारी है ही नहीं. आर फॉलोइंग वाइल गिविंग द लोन वेरी ऑप्टेन टू ओरली भी बोल देते थे, ओरली गारंटी भी चलता था. यहाँ पे रिटर्न देना पड़ता है.
ईजी टू असेस, ईजी होता था, नॉन रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लोन को, जो तूने लोन लिया वो तुमको कहाँ पे यूज़ करना है, प्रोडक्टिव यूज़ करो, अनप्रोडक्टिव यूज़ करो, मुझे टाइम पे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, मेरा कमीशन मिल जाए, आई डोंट केयर, ठीक है। कंसप्शंस लोन मिल जाते थे। कंसप्शन लोन अभी ऐसे जाके बोलोगे कि लाइक मुझे कंसप्शन लोन चाहिए तो कहीं भी नहीं मिलेगा कंसप्शन लोन, तो मेरे को लगता है कंसप्शन लोन पर मनी लेंडर्स जो थे वो दे देते थे, क्योंकि उनको बस इंटरेस्ट से मतलब है, बस मैरिजेस और सोशल सेलिब्रेशन के लिए कभी भी ले सकते थे, ठीक है। ये मेरिट हो गया। ये जो डार्क ब्लैक वो है उसको याद करोगे अच्छे से तो हो जाएगा काम, ठीक है। चलते आगे। डीमेरिट इस क्या है, डीमेरिट तो बहुत ज़्यादा होंगे मेरिट से भी, बिकॉज बहुत इशू था। एक्सोबिटेशन इंटरेस्ट इन चार्ज बाय मनी लेंडर, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे मनी लेंडर, ठीक है। उसके बाद इनडेप्थनेस इन द मेन प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर सा रखते थे और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे बहुत ज़्यादा, इसलिए लॉस ऑफ लैंड प्रॉपर्टी, कभी कभी लैंड प्रॉपर्टी का भी लॉस हो जाता था, क्योंकि जब हम लोग ब्याज नहीं भर पाए तो वो लोग हड़प लिया करते थे। फिर उसके बाद माल प्रैक्टिसेस करते थे कि लाइक बहुत ज़्यादा वो करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे। ऑप्टेन थम्स इम्प्रूव, ज़बरदस्ती ब्लैंक पेपर पे उनका थंब ले लेते थे कि मतलब अपनी प्रॉपर्टी नाम पे करो, ऐसा कुछ। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बिकम ईजियर, जिसमें से एक्सप्लॉयटेशन बहुत ईजी हो गया था। लाइक अगर किसी ने किसी से ब्याज पे पैसे लिए तो वो उसको गुलाम बना के रखना चाहता था, ऐसा। बॉन्डेड लेबर, और बहुत ज़्यादा बॉन्डेड लेबर का भी प्रॉब्लम था उस टाइम इंडिया में, कि लाइक लोग बॉन्डेड लेबर रखते थे कि बोलते हैं बंधुआ मजदूर, वो समझा। चलते आगे। ये दोनों बहुत इजी है, मेरिट और डीमेरिट, अच्छे से याद कर लोगे तो अच्छा नंबर मिल सकता है। ये जहाँ तक है ना, अगर क्वेश्चन आएगा तो नॉन इंस्टीट्यूशनल साथ में आएगा, तो इसका मेरिट डीमेरिट लिखने का और इंस्टीट्यूशनल सोर्स का देखो। द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एम्स टू प्रोवाइड टाइमली एडवोकेट एंड रीजनेबल क्रेडिट टू द फार्मर फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का एम है कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट करे और टाइमली अच्छा रिजनेबल क्रेडिट फार्मर्स को मिले। सच ए क्रेडिट हेल्प टू फार्मर अडॉप्ट द मॉडल टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्निक है उससे क्या होता है, मॉडल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं फार्मर आराम से। नाबार्ड इज अफेक्ट्स इंस्टीट्यूशनल स्टैब्लिश्ड इन 1982 फॉर रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के लिए अलग से एक संस्था बनाई गई, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशनल बनाया गया, मेनली जो कि एग्रीकल्चर लोन के लिए ही काम करती है, एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए ही काम करती है। उसका क्या नाम है, नाबार्ड। It does not directly finance to the farmer. It granted assistance of the following institutions. Those NABARD is reference institution. मतलब नाबार्ड डायरेक्टली पैसा नहीं देता है, वो कुछ उसके इंस्टीट्यूशंस है जिसकी मदद से वो हेल्प करता है। Rural Cooperative Credit Institution, oldest form of institution of finance. It aims to provision to exploitation of the present by money lender. इसका एम क्या था कि जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल है रूरल कोऑपरेटिव, उसका क्या एम क्या था, ताकि वो मनी लेंडर जो तकलीफ देते हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं फार्मर्स का, उससे बचाना। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव और लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव। देखो ऐसे करके बना सकते हैं, कोऑपरेटिव
फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक हो गया लॉन्ग टर्म, ये हो गया शॉर्ट टर्म। ठीक है, ऐसे बनते जाएगा बहुत अच्छा खासा। एट द एंड मैं आपको इसका भी एक डायग्राम भी शेयर करूँगी, जो ऐसे पूरा चार्ट बना रहेगा, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। इसमें से जो 1-2 पॉइंट तुमको अच्छे से याद हो जाए, मतलब याद कर सकते हो आराम से। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जनरली advance loans of the productive purpose, raise their capital for purpose of the giving loan for supporting the members of the supplying agriculture input at the cheap price and improving their regional on land। मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर का क्या वो था, ऐसा लोन था जो कि जनरली एडवांस में लोन मिल जाता था, और किस लिए मिलता था, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए मिलता था। उसके बाद इन इंडिया 99.5% ऑफ विलेज कवर्ड बाय PSC, मतलब 99.5% विलेज जो है वो कवर हो चुका है किससे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PAC से। डायरेक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव, द PAC आर अफाल टू DC, मतलब उसके बाद का है। पहला ये प्राइमरी जो है वो क्या करती है, वो जगह जगह पे जाके काम करती है। ये क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज काम करता है। डिस्ट्रिक्ट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कंट्रोल रखता है। और जो स्टेट कोऑपरेटिव होता है वो क्या करता है, पूरे स्टेट का अलग अलग व्यू रखता है। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म में 2 टाइप्स है, शॉर्ट टर्म में 3 टाइप्स है। पहला क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बाद है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और तीसरा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। और लॉन्ग टर्म में क्या क्या है, long term is given are for land improvement और it is for the period of 5 to 10 years। ये कितना, 5 to 10 years और इवन 20 years का भी होता है। इसमें 2 टाइप्स है, पहला है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक, दूसरा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये प्राइमरी लेवल पे काम करता है और ये स्टेट लेवल पे काम करता है। ऑपरेटेड एट द विलेज लेवल, और ये देखो ऑपरेटेड एट द स्टेट लेवल। ठीक है, branch of different village। commercial bank, they provide rural credit by establish their branches in rural area। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, रूरल एरिया में अपना बैंक का एक ब्रांच ओपन करता है और उससे उन लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। द नंबर ऑफ रूरल ब्रांच इन क्रिएटेड इन 25% ऑफ 1969 और 35% इन 2017 में 30, जो कि 25% था 1969 में आज़ादी के बाद, पर उसके बाद बढ़ के कितना हो गया, 35% हो गया रूरल एरियाज में। ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट द शेयर्स ऑफ कमर्शियल बैंक वॉज 75%। जो सारे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को मिलाएंगे तो उसमें कमर्शियल बैंक का 75% है। कमर्शियल बैंक लैंडिंग कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 पार्ट्स। जो लैंडिंग है मतलब वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, एक चार्ट बनाने का स्टार्ट में, उसके बाद सारा एक्सप्लेन करने का, सो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, more than the 50% of commercial bank finance their categories। इसमें क्या ये किस देते हैं, ताकि सीड परचेस कर सके। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्यों देते हैं, ताकि वो लोग इक्विपमेंट्स और लैंड्स परचेस कर सके। नियरली 50% ऑफ द बैंक लैंडिंग द एग्रीकल्चर फॉल इन द ग्रुप। डायरेक्ट फाइनेंस, पर्पस ऑफ पंप सेट्स एग्रीकल्चर
ये डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाता है और ये इनडायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है। ये कौन प्रोवाइड करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट ग्रांटेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये डायरेक्ट दिया जाता है। परचेस ऑफ फॉलोइंग एनिमल, परचेस ऑफ लैंड, लैंड परचेस करने के लिए इसका 10% ऑफ टोटल लैंडिंग फॉर दिस पर्पस, 10% टोटल लैंडिंग होता है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ये भी हो गया। The bank is prepare the direct credit plan for the overall development of the district. The banks are given the responsibility of the monetization process. All three institutional cooperative banks are commercial bank, cooperative banks और RRB. RRB रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक लास्ट जो है उसका क्या पर्पस है? was established in 1975 on the recommendation of एम नरसिम्हा कमेटी। ये याद रखने का फील्ड्स में भी आ सकता है, एम नरसिम्हा कमेटी, और इस्टेब्लिश्ड हुआ 1975 में। देयर बैंक आर रीजनल बेस्ड, रूरल ओरिएंटेड, स्पॉन्सर्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। एट द प्रेजेंट देयर आर 56 RRBs। कितने RRBs है? 56 RRBs है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे। ऑब्जेक्टिव क्या है RRBs के? To develop the rural economic, to extend financial farmer, small marginal farmer, village small और agriculture laborers। मतलब ये क्या करता है? स्मॉल इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, छोटे छोटे उद्योग बोलते हैं ना, छोटे छोटे काम, जस्ट लाइक लिज्जत पापड़ मेकिंग, वो भी एक छोटा सा उद्योग था जिससे अभी बड़ा बन चुका है बहुत ज़्यादा। तो इसमें रीजनल रूरल बैंक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो जगह जगह पे गाँव गाँव में जाके काम करता है। This supply credit to those area whose finance institution are not active। जहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्टिव नहीं है वहाँ पे जाके रीजनल रूरल बैंक काम करता है। RRBs lent more than the rupees 1 lakh billion credit to the agriculture agri-albeit activities 1960। 1000 बिलियन से ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड किया था 2016-17 में। हाउएवर पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपरेशन फ्रॉम द वेस्टेज इंटरेस्टेड ऑफ द पुअर रिकर्व आर सम ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम। मतलब इसमें RRB ने सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कहाँ पे फेस किया? जब पॉलिटिकली इंटरफेरेंस जब ज़्यादा होता है और लोगों का मतलब इंटरेस्ट रिकवरी नहीं हो पाता, प्रॉपर पैसे नहीं भर पाते, ये सारा प्रॉब्लम्स RRB ने फेस किया है। अब पढ़ते नाबार्ड। नाबार्ड भी अच्छा टॉपिक है जो कि मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्टैब्लिश्ड कब हुआ? 1982 में। अपेक्स बैंक है एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट। किस लिए स्टैब्लिश्ड हुआ? ताकि रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कर सके, एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। इट इज़ अ अपेक्स फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड द डायरेक्शन एंड प्रोवाइड सफिशिएंट फाइनेंस फॉर द मतलब सफिशिएंट फाइनेंस प्रोवाइड करता है ताकि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट बढ़ सके। रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। अपेक्स बैंक प्रोवाइड फाइनेंस टू वर्क। काम कैसे करता है? अपेक्स बैंक की तरह काम करता है कि और किससे प्रोवाइड करता है फाइनेंस? किसके द्वारा प्रोवाइड करता है? कोऑपरेटिव बैंक्स और RRBs। कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और RRBs, उससे वो क्या करता है? पैसे प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज, विलेज इंडस्ट्री, हैंड क्राफ्टेड इन अ रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे काम चालू करते हैं उनको, और विलेज में जो इंडस्ट्री चालू होते हैं उनको हैंड क्राफ्ट बनाते हैं ना, लाइक सिलाई करते हैं वो सब, तो उनको ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है। टू प्रमोट द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली दोज एरिया वेयर देयर आर नॉट इनफ नंबर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
ये ज़्यादा करके उस जगह पे जाती है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो, जहाँ पे उनको लोन बहुत रेयरली मिलता होगा और बहुत ज़्यादा इशू जहाँ पे दिखती होगी वहाँ पे नाबार्ड अच्छे से काम करता है। टू इंस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज, किससे काम करते, क्या करती है, इंस्पेक्ट करती है, मतलब नज़र रखती है किस पे, डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज पे। टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस, ऐसा होता है कभी कभी कुछ जगह पे फाइनेंस अच्छा प्रोवाइड होता है, कुछ जगह पे कम फाइनेंस प्रोवाइड होता है एग्रीकल्चर को लेके, तो जो नाबार्ड है वो मैनेज करती है। नाबार्ड क्या करती है, दोनों को रीजनल इम्बैलेंस जो है उसको मैनेज कर देती है। टू इंट्रोड्यूस इनोवेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यू स्कीम्स, नए स्कीम्स लाके इनोवेशन दिखाती है, इनोवेशन को प्रमोट करती है, इंट्रोड्यूस करती है फार्मर्स के बीच में। एग्रीकल्चर फाइनेंस बाय नाबार्ड, पहला है माइक्रो फाइनेंस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1992। आपको ये सारे स्कीम कब लॉन्च हुई है, कब क्या हुआ है वो भी याद रखना पड़ेगा। इट इज स्कीम टू रिच स्मॉल एंटरप्रेन्योर फार्मर्स थ्रू द फॉर्मल बैंक सिस्टम। ये कब कौन सा स्कीम था जो स्मॉल फार्मर्स रीच कर सकते हैं एक बैंकिंग सिस्टम में, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम तक का एक वो कह सकते हैं सफ़र था। द स्कीम हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड थ्रू द SHGS सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप से ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट हुआ। द बेनिफिशियर ऑफ द प्रोग्राम्स कंपेयर टू द मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस लेबर्स, आर्टिस्टियन, क्राफ्ट्समैन और स्मॉल फार्मर्स, इनके लिए ये काम करता है, इनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम का बेनिफिट। नाबार्ड ये देखो, ये ऐसा प्रोसेस है, नाबार्ड से आता है कॉमर्शियल बैंक, आरआरबीज कोऑपरेटिव, उससे जाता है SHGS पे, फिर मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस लेबर, आर्टिशियन और स्मॉल फार्मर्स। तो अगर ऐसे पूछा कि नाबार्ड और SHGS का बीच का मतलब बीच की कड़ी कौन है, तो ये आएगा कॉमर्शियल बैंक, आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। द प्रोग्राम हैज़ enabled to 100 minutes. The farmer gains the microfinance from the banking system. However, the program is not very successful due to the problem of association recovery loan. लोन रिकवरी की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लॉस का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। बल्क लैंडिंग सपोर्ट ऑफ NGO, नाबार्ड, NGO, माइक्रो हाउस एंटरप्रेन्योर। देखो दोनों को जोड़ने वाला कौन है, नाबार्ड और माइक्रो हाउस एंटरप्रेन्योर को NGO जोड़ता है। NGO रिसीव फाइनेंस अंडर द स्कीम, NGOs भी फाइनेंस रिसीव करते हैं, NGO भी काम करते हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, द वाड़ी प्रोजेक्ट इन गुजरात। ये एक ट्राइब है जो कि जिसके डेवलपमेंट के लिए ऐसा प्रोग्राम चालू हुआ। नाबार्ड सपोर्टेड द इनोवेशन प्रोजेक्ट सिंस 1950 वैशाल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। द प्रोग्राम हैज़ बीन सर्वल ऑब्जेक्टिव टू लाइक पॉवर्टी अल्टरेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, रिड्यूस द सीजन। मतलब ये जो नाबार्ड है वो मेनली काम करता है ताकि डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सके, इनोवेशन ला सके, फॉरेस्ट लैंड को सेफ्टी प्रोवाइड कर सके और फार्मर्स को अच्छा खासा डेवलपमेंट प्रोवाइड करे ताकि वो लोग वो माइग्रेन ना हो ज़्यादा, इसलिए नाबार्ड काम करता है, ऐसा कह सकते हैं। फॉर्म्स इनकम इंस्टीट्यूशनल स्कीम इंट्रोड्यूस्ड 2003 और 4।
to provide the income protection to the farmer by ensuring the production as well as the marketing risk. मार्केटिंग रिस्क को इंश्योर करके इनकम प्रोवाइड करता है, ताकि फार्मर मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होगा तो फिर आराम से कोई भी लोन ले सकता है और इनकम अच्छा खासा अर्न कर सकता है. द फार्मर इज इनकम वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द इंश्योरिंग मिनिमम ग्रैंड इनकम. ऐसा होता है अभी के फार्मर क्रॉप का भी इंश्योरेंस कराते हैं. लाइक अगर ये सीज़न में मैंने क्रॉप लगाया है, मैंने क्रॉप का इंश्योरेंस करा लिया, तो जब तक अगर मेरा क्रॉप बीच में ख़राब हो जाता है किसी भी रीज़न से, तो मुझे उसका 50% ऐसा कुछ मिलता है वापस. वो मुझे क्लियर अमाउंट नहीं पता कितना वापस मिलता है, बट कुछ अमाउंट फार्मर को पे करते हैं गवर्नमेंट जब अगर उन्होंने इंश्योरेंस कराया तो. किसान क्रेडिट कार्ड. किसान क्रेडिट कार्ड एक अच्छा ऑप्शन है जो कि स्कीम है नाबार्ड की. नाबार्ड ने स्कीम कब लॉन्च की? 1998 टू 1999. इट फैसिलिटेट टू असेट द क्रेडिट फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और आरबी. इससे ना आराम से लोन मिल जाता है फार्मर्स को. साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्कीम्स. इसका साइलेंट फीचर क्या है? फार्मर्स eligible to protect their credit 5,000 or more are the eligibility issue the credit. मतलब जैसे जैसे अगर बड़े फार्मर हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा होगी और छोटे फार्मर उनका 5,000 तक लगभग है. एलिजिबिलिटी फार्मर आर टू बी प्रोवाइड आर KCC पासबुक. मतलब किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, पासबुक भी मिलता है. प्रोवाइड द कैश क्रेडिट फैसिलिटी. क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कैश. एनी नंबर ऑफ विड्रॉल रिपेमेंट विद इन द लिमिट. और जितना लिमिट है उसमें कितना भी विड्रॉल कर सकते हैं, कितना भी रीपेमेंट भी कर सकते हैं बराबर. तो दिस इज़ इनफ फॉर द डे. और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो थोड़ा पेशेंस के साथ अगर देखेंगे तो एक चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा. और मैं इसका वो प्रोवाइड कर दूँगी PDF, तो आपको याद करने के लिए भी अच्छा हो जाएगा. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और कंटिन्यू देखो, मैं भी आगे के पोर्शन अपलोड करती जाऊंगी. सो आपको TY/BCom में इकोनॉमिक्स के लिए कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो लीव अ चैट इन कमेंट बॉक्स. मैं पक्का रिप्लाई करूँगी. थैंक यू.